जहां जमालपुर में 15 करोड़ रुपए से ज्यादा के वित्तीय घोटाले से जुड़े मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। जॉलीवुड म्यूजिक कंपनी पर ईडी की तरफ से छापेमारी की गई। कंपनी के निदेशक के ठिकानों पर यह रेड की गई है। गुरुवार सुबह ईडी की टीम ने जमालपुर थाना क्षेत्र के नया टोला फुलका समेत 3 ठिकानों पर एक साथ दबिश दी और यह कार्रवाई जॉलीवुड म्यूजिक कंपनी के कथित वित्तीय घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में की जा रही है। जॉलीवुड म्यूजिक कंपनी के निदेशक जितेंद्र कुमार राजीव के आवास सहित 3 स्थानों पर यह छापेमारी की गई है। ईडी की टीम दस्तावेज, बैंक लेन देन और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों की गहनता से जांच में जुटी है। जॉलीवुड म्यूजिक कंपनी जो इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड है, उस पर चिट फंड की तर्ज पर लोगों को अधिक मुनाफे का लालच देकर करोड़ों रुपए निवेश कराने और बाद में रकम लेकर फरार होने का आरोप है। वुड म्यूजिकल कंपनी के निदेशक जितेंद्र के कई ठिकानों पे आज ईडी ने दबिश दी है। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ नया गांव में। आप देख सकते हैं सामने जो भगवा कलर का जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में ईडी की टीम है और टीम जो है निदेशक के कई कागज, कई डॉक्यूमेंट की जांच के साथ साथ उनके जो है कई जैसे लैपटॉप हुए, मोबाइल हुए, उनको भी जांच करने में लगी है। और इसके अलावा जो है वो जो है फुलका, इसके अलावा जो फुलका के अलावा एक जगह और पे जो है ईडी की टीम पहुंची हुई है तथा म्यूजिकल कंपनी के जो निदेशक है जितेंद्र, उसके ठिकानों पे जो है दबिश दी है। साथ में मैं बताते चल रहा हूँ कि सुबह 7 बजे से ही ये दबिश चालू है। जो ईडी की टीम है, टीम की कई लगभग 3 टीम यहाँ पे पहुंची हुई है और इन तीनों टीम जो है उसके ठिकानों पे कई कागजात है, डॉक्यूमेंट है, उनके जांच में लगी है ताकि जो 2024 में जो मामला आया था, यह मामला आया था कि उसके म्यूजिकल कंपनी में कई उपभोक्ता जो है निवेश किए थे। चिट फंड के जैसे कंपनी थी और इस कंपनी के बाद जो है 2024 में वो अपने ऑफिस में ताला लगा के वो भाग गया था। उसके बाद यहाँ पे काफी बवाल हुआ था, लोगों ने केस किया था और केस के बाद आज 2 साल होने को है। 2 साल होने के बाद आज जो है ईडी की टीम यहाँ पहुंच के उसके ठिकानों पे दबिश दी है। अरुण शर्मा, न्यूज 18 मुंगेर। तो बिहार विधानसभा के विस्तारित भवन में आज विधायकों के लिए एआई तकनीक के साथ साथ डिजिटल ट्रेनिंग भी दी गई। इस ट्रेनिंग में विधायकों के साथ साथ मुख्यमंत्री सहित विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति की मौजूदगी रही। ट्रेनिंग के दौरान विधायकों को मुख्यमंत्री ने क्षेत्रीय विकास को लेकर एक ऐप की भी जानकारी दी और एक ऐप भी जारी किया। इस मौके पर सीएम ने एआई तकनीक के साथ साथ डिजिटल तकनीक का महत्व बताया। वहीं मुख्यमंत्री ने विधायकों को एआई के फायदे के बारे में तो बताया ही, विधायकों से विधायक फंड को भी एआई तकनीक से जोड़ने की अपील की। 20 साल में आज दुनिया का प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया हो गया और सोशल मीडिया में भी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग यदि आप नहीं कर रहे हैं तो आप दुनिया से बाहर हैं, अपने क्षेत्र से भी बाहर हैं। एक साथ 400 बूथ पर हम समीक्षा नहीं कर सकते, लेकिन यदि एआई से जुड़ जाए तो 5 मिनट में पता चलेगा कि फलाना पंचायत में फलाना बूथ नंबर पर जनता को क्या कष्ट हो रहा है, वहां क्या दिक्कत आ रही है। मैंने सिर्फ भवन निर्माण विभाग में कहा कि आप एआई का टेक्नोलॉजी प्रयोग करके जितने एस्टीमेट बने हैं उससे समीक्षा करके ही आप लाएं। आपको जानकर खुशी होगी, सिर्फ एक डिपार्टमेंट, यहां लेसी जी बैठी है टेक्नोलॉजी के बारे में, ये डिपार्टमेंट में मात्र एक डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूं। एआई ने जब चेक किया तो किसी में 5%, किसी में 6%, किसी में 7% हमारा पैसा बचना शुरू हो गया।
बारिश के बीच पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार संसद सत्र में शामिल होने के लिए पहुंचे। उनके साथ जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। नीतीश कुमार जब संसद भवन से निकल रहे थे तब भी बारिश हो रही थी और उस वक्त भी संजय झा छाता थामे हुए आपको नीतीश कुमार के साथ नजर आ रहे होंगे। तो ये वो तस्वीर है जहां पर देखिए बारिश हो रही है, लेकिन संसद का सत्र चलता हुआ और उसमें शामिल होने के लिए नीतीश कुमार पहुंचे और उससे निकलने के दौरान भी उस वक्त भी देखिए बारिश हो रही है और तमाम जितने भी सांसद हैं उनके हाथों में आपको छाता नजर आ रहा होगा, क्योंकि इस बारिश के मौसम में तमाम लोगों की मौजूदगी इसी तरीके से हो रही है। सर प्रणाम। मनोरंजन भारती। तो बांकीपुर उपचुनाव को लेकर जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बांकीपुर उपचुनाव हवा के एक झोंके की तरह से आया और फिर चला भी गया। हार के सभी बिंदुओं पर समीक्षा भी की जा रही है। बुधवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी इस पर समीक्षा की। चुनाव था एक हवा के झोंका की तरह आया और फिर 1 मिनट में 1 दिन में खत्म हो गया। इस पर अब मत जाइए और सही में अभी हम लोग कहाँ कमी हो गई, कहाँ चूक हो गई और कहाँ देखिए आपको मैं बता दूं कि बांकीपुर इंटेलेक्चुअल की जगह है और उसका इम्पैक्ट पूरे बिहार पर पड़ता है। तो कल की बैठक से पता चल गया है कि हम लोग की जहाँ कमी रही है सुधारने की कोशिश करेंगे। तो बिहार के नगर निगम और नगर परिषद में जारी सफाई कर्मियों की हड़ताल अब खत्म हो चुकी है। हड़ताल के 8वें दिन नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा की पहल पर सफाई कर्मचारी संघ के नेताओं की ये बैठक बुलाई गई और सफाई कर्मियों की मांगों पर विचार के बाद हड़ताल को खत्म करा दिया गया। सिर्फ जितने भी सफाई कर्मी थे उन सफाई कर्मियों की ज्यादातर मांगे जो हैं वो मान ली गई हैं। कुछ और मांगों को कैबिनेट में रखा जाएगा। हड़ताल खत्म करने के ऐलान के बाद सफाई कर्मचारी संघ के नेताओं ने कहा कि आज से ही बिहार में साफ सफाई शुरू हो जाएगी और जल्द ही सभी शहरों को जितने भी शहर हैं उनको साफ किया जाएगा। सरकार की ओर से भरोसा दिलाया गया है कि सफाई कर्मियों की मांगों का ध्यान रखा जाएगा। आउटसोर्स पर बहाल कर्मचारियों को छुट्टी से लेकर ग्रेच्युटी और वेतन तक स्थायी कर्मचारी की तरह ही दिए जाएंगे। रिटायरमेंट के बाद की भी सुविधा होगी उन्हें। साथ ही पहली बार आउटसोर्स सफाई कर्मचारियों को बोनस देने पर भी सहमति बनी है। अब मंत्री जी साथ में खड़े हैं और जब इन्होंने कहा है कि नगर निकाय में काम करने वाले जो सफाई कर्मी हैं और जो आउटसोर्स कर्मी हैं उन सभी का कल्याण के लिए सरकार वचनबद्ध है और जो दैनिक के लिए जो इन्होंने अभी एक कदम उठाया है समेकित वेतनमान में उनको कन्वर्ट करके उनको छुट्टी से लेकर ग्रेच्युटी से लेकर के सब सुविधाएं उनको दी जाएंगी एज गुड एज परमानेंट। रिटायर करेंगे उसके बाद उनको रिटायरमेंट बेनिफिट मिलेगा। नहीं 2 मिनट सुन लीजिए, बात करना है तो पूरा कर लीजिए। आउटसोर्स कर्मियों के बारे में एक अद्भुत निर्णय है कि उनको उनका वेतन उनके अकाउंट में जाएगा। वो उनको बोनस जो कंसेप्ट नहीं था आज तक, ये कंसेप्ट डेवलप हुआ कि आउटसोर्स कर्मियों को बोनस भी मिलेगा। तो सरकार इसमें कदम बढ़ा रही है और ड्राइवर जो काम करते हैं वो उनको गाड़ी खराब होने के नाम पर जो ब्लैकमेलिंग है वो सब बंद किया गया, उनको लगातार वेतन मिलेगा। तो अद्भुत हुआ है निर्णय। मजदूर के पक्ष में माननीय मंत्री जी के द्वारा सारी बातें रख दी गई है और उसका जिम्मेवारी माननीय प्रधान सचिव जी के जिम्मे है। वो पत्र वगैरह निर्गत आदेश निर्गत अभी कुछ देर के अंदर करेंगे। माननीय मंत्री जी ने मंत्री से हटकर मानवता का ख्याल किया। ये सफाई कब से शुरू हो जाएगा? सफाई हम अभी जहाँ से जाएंगे बैठक करेंगे, निश्चित रूप से रात्रि दिन मिला के सारे शहर को बिहार राज्य के गंदगी को हटाने का काम करेंगे। साथियों का जिन्होंने हम पर विश्वास किया और जो इनकी मांगे थी, हमने तो संकल्प, जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ही स्वच्छता कर्मियों का इतना सम्मान करते हैं तो हम सबका दायित्व बनता है कि जो समाज में सफाई का काम करते हैं, हमारे शहर को साफ सुथरा रखते हैं, उनके कल्याण के लिए, उनके वेलफेयर के लिए हमको जो भी निर्णय लेने होंगे वो निर्णय हम लेंगे। बहुत सारे पर हमने अभी सहमति दी है। कुछ निर्णयों के लिए एक समिति बनाने का भी निर्णय लिया है। कुछ निर्णयों के लिए हमें राज्य मंत्री परिषद की भी स्वीकृति की आवश्यकता पड़ेगी। तो एक विश्वास इन्होंने हम पर किया है और मेरी भी ये कोशिश होगी कि जो विश्वास इन कर्मियों ने हम पर किया है उस विश्वास को हम जमीन पर उतारें। इतना मुझको विश्वास के लिए हम सब के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं।
और बड़ी खबर, मंत्री दीपक प्रकाश आज शपथ लेने वाले हैं। एमएलसी पद की शपथ लेते हुए दीपक प्रकाश नजर आएंगे। वक्त है शाम 5 बजे का, जब शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया है। दीपक प्रकाश को राज्यपाल ने मनोनीत किया है। पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं दीपक, और देवेश कुमार के इस्तीफे के बाद से ये सीट खाली हुई, जिस पर आज शाम 5 बजे शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन। और पटना से अगली बड़ी खबर आ रही है, जहां पर विकास का एक नया अध्याय शुरू किया जा रहा है। उद्योगों के विकास को नई रफ्तार दी जा रही है। बिहार में अब बड़ा स्टील प्लांट जो है वो लगेगा। गयाजी में ये स्टील प्लांट जो है वो लगने वाला है। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में इसे लेकर एमओयू साइन किया गया। तो बिहार में एक बड़ा स्टील प्लांट लगाने की दिशा में एमओयू किया गया है और विकास को नया अध्याय और एक नई रफ्तार देने की कोशिश की दिशा में इसे देखा जा रहा है। तो सीएम की मौजूदगी में ये एमओयू किया गया, जिसमें रोजगार, निवेश, हर दृष्टिकोण से देखिए ये एक तरीके से नए द्वार खुलते हुए और उद्योगों के जाल बिछाने को जैसे सरकार हमेशा से अपनी प्राथमिकता बताती रही, उस दिशा में इस कदम को देखा जाना चाहिए। आनंद अमृतराज हमारे साथ इस बड़े खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। आनंद, एक बहुत बड़ा फैसला, ऐतिहासिक फैसला, जिससे सर्वांगीण विकास का जो ध्येय है उसे उस रूप में जोड़कर देखा जाए। देखिए विवाह, निश्चित तौर पे और बिहार सरकार लगातार इस प्रयास में है कि बिहार में बड़े पैमाने पर निवेश आए, और सम्राट चौधरी खुद निवेश को लेकर सबसे ज्यादा जागरूक लगते हैं और लगातार वो दावा भी कर रहे हैं कि बिहार में बड़े पैमाने पर निवेश आएगा। और जाहिर तौर पे मुख्यमंत्री जब खुद सजग हो और उद्योग विभाग भी लगातार अलग मोड में है, और उसी का नतीजा है कि आज एक बड़े पैमाने पर बिहार में निवेश हो रहा है। लगभग 10 कंपनियां हैं जो जिनके साथ बिहार सरकार ने एमओयू साइन किया। उद्योग विभाग एवं इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट के साथ एमओयू कार्यक्रम हुआ, जिसमें अभी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मौजूद थे और इंडस्ट्री विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। और लगभग 10 कंपनी, जो अभी जानकारी मिल रही है कि 10 कंपनियों के साथ आज एमओयू साइन किया गया है, जिसमें कुछ कंपनियों का नाम मैं अभी बताना चाहूंगा। श्याम स्टील है, समृद्धि स्टील है, शाकंभरी इस्पात है, अंकुर स्टील, ऐसे कई कंपनियां हैं जो बिहार में बड़े पैमाने पर निवेश करेगी। जाहिर तौर पे बिहार जैसे स्टेट के लिए निवेश बेहद महत्वपूर्ण होता है माना जाता है, और चूंकि बिहार में लगातार निवेश को प्रभावित करने के लिए लगातार उद्योगपतियों के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। बिहार में उद्योग तेजी से कैसे फैले, बिहार में इंडस्ट्री बूम कैसे हो, इसको लेकर सम्राट चौधरी लगातार अपने कैबिनेट के बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले करते आए हैं। जो उद्योगपति यहाँ पे उद्योग लगाना चाहते हैं उनके लिए कई तरह के इंसेंटिव के साथ साथ कई तरह के सहूलियत भी बिहार सरकार ने दी है। तो शायद उसी का नतीजा है कि धीरे धीरे बिहार में निवेश को लेकर जो इंडस्ट्रीज है लगातार अब इधर रुक कर रहे हैं, और आज उसी कड़ी का हिस्सा है। बिल्कुल आनंद, चूंकि स्टील प्लांट को लेकर के एमओयू साइन किया गया है, तो ये सिर्फ स्टील प्लांट में ही लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, इससे आसपास के क्षेत्र का विकास भी होगा, साथ ही कई सहायक उद्योग भी इसके जरिए पनपेंगे। तो एक बड़े रोजगार के पैमाने के तौर पर इसे देखा जाए। बिल्कुल विवाह, देखिए जब भी कोई बड़ी कंपनी लगती है, खासकर अगर स्टील ऐसे कंपनियां लगती हैं, तो सिर्फ एक कंपनी पर वो एक स्टील की फैक्ट्री नहीं लगती है, बल्कि उस अगल बगल कई सारे सब्सिडरी भी कंपनियां खुलती है। आपने जमशेदपुर में टाटा स्टील का देखा होगा, टाटा स्टील के लगने के बाद कई सारी छोटी छोटी कंपनियां पूरे जमशेदपुर में लगी। तो जाहिर तौर पे बिहार में अगर इस तरीके से जब निवेश, तो जब स्टील कंपनी लगता है तो उसके साथ सब्सिडरी कई छोटी छोटी कंपनियां भी उठती हैं। तो जाहिर तौर पे ये सिर्फ एक स्टील विभाग की तरफ से नहीं मैं बताऊं, बल्कि इसके साथ जुड़े हुए कई कंपनियों के भी वहां पे इंडस्ट्री आने वाले समय में लगेंगे, और बिहार में निवेश के साथ साथ बड़े पैमाने पर रोजगार का भी सृजन होगा। जाहिर तौर पे जब भी कोई किसी इलाके में अगर कंपनी लगती है, कोई बड़ा फैक्ट्री लगता है, तो उसके अगल बगल भी वो इलाका समृद्ध होता है और वहाँ पे रोजगार के नए नए अवसर का सृजन होता है। तो जाहिर तौर पर बिल्कुल और लैंडलॉक स्टेट बिहार और इस जगह पर स्टील फैक्ट्री लगने जैसे फैसले जो हैं एक बड़ी तब्दीली बिहार के लिए लेकर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद अमृतराज इस तमाम जानकारी के लिए। तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 20 सीओ का तबादला कर दिया। एक साथ 20 सीओ का तबादला, इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आती हुई और ये बताया जा रहा है कि 20 सीओ का तबादला इस वक्त किया गया है। अब हालांकि ये कौन कौन से जिले के सीओ हैं इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन बड़ा तबादला इस वक्त जरूर 20 सीओ का एक साथ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में
बार बार ये कहा जाता रहा है कि एक तो एक सामान्य प्रक्रिया होती है तबादले को लेकर, क्या ये वो उसका हिस्सा है या फिर एक जगह पर जो टेन्योर पूरा करने के बाद सीओ के तबादले को देखा जाता है उस लिहाज से इसे समझें, या इसके पीछे की एक बड़ी वजह भी नजर आएगी, वो भी देखना होगा। लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर, संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, एक साथ 20 सीओ के तबादले, ये क्या सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है या फिर इसके पीछे कोई और वजह? देखिए, आमतौर पर जून के महीना में तबादला होता है, लेकिन इस वक्त चूंकि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में सीईओ की संख्या काफी अधिक है और कई सीईओ ऐसे थे जिनका 3 साल से अधिक वक्त एक जगह पर बीता था, उन सभी का तबादला करना था। लेकिन चूंकि कोई फजीहत न हो, कोई परेशानी न हो, चूंकि आमतौर पर जब भी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में तबादला हुआ है इसके पहले तो सवाल उठते रहे हैं, तो इसी कारण विभाग ने और खास करके जो विभाग के मंत्री हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने इस बार कहीं कोई विवाद न हो और चूक न हो, इसको देखते हुए पार्ट बाई पार्ट जो है तबादला वो किया जा रहा है, अलग अलग खंड में तबादला किया जा रहा है। और उसी कड़ी में आज एक साथ 20 सीओ का तबादला जो है वो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने किया। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस जानकारी के लिए। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन बेगूसराय से सामने आई एक तस्वीर उन तमाम दावों पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। लोग कह रहे हैं कि इलाज नहीं, मजबूरी का इंतजाम, स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या यही हाल है? कार्टन के सहारे सरकारी अस्पताल, टूटे पैर पर बांधा कार्टन का टुकड़ा, मरीज की बेबसी, सिस्टम की लाचारी। सबसे बड़ा सवाल, क्या प्लास्टर की जगह कार्टन से होगा इलाज? सरकारी अस्पताल के स्ट्रेचर पर लेटे बेबस मरीज और लाचार स्वास्थ्य व्यवस्था की ये तस्वीरें हाईटेक इलाज के दावे को हवाई साबित कर रही हैं और सिस्टम पर कई सवाल खड़े कर रही हैं। दावों की पोल खोलने और हैरान करने वाली ये तस्वीरें बेगूसराय के मंझौल अनुमंडलीय अस्पताल की हैं, जहां सड़क दुर्घटना में घायल कृष्ण कुमार को परिजन इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे। आरोप है कि प्राथमिक उपचार के दौरान डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने टूटे पैर को स्थिर करने के लिए कार्टन का टुकड़ा बांध दिया और फिर बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया। अब तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल रही हैं। नहीं, इसको आप लोग अपने भाषा में कूट बोलते हैं, हम लोग उसे स्प्लिंट बोलते हैं। होता क्या है, जब कोई हड्डी का कोई पार्ट फ्रैक्चर करता है तो वह इंटरनल इंजरी होती है और इंजरी के बाद हुए नुकसान को रोकने के लिए टूटे हुए पार्ट को इमोबिलाइज करना होता है। तो उसके लिए हम लोग या तो कच्चा प्लास्टर डालते हैं, अगर उसकी व्यवस्था नहीं है तो उसके लिए वही स्प्लिंट डाल के हायर सेंटर इलाज के लिए रेफर करते हैं। हाईटेक दावों के बीच मरीज को बुनियादी उपचार तक नहीं मिल पा रहा, जो कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये कि प्लास्टर की जगह कार्टन क्यों? कहां गई इमरजेंसी सुविधाएं? मरीज की जान से खिलवाड़ क्यों? और सबसे बड़ा सवाल, लापरवाही का जिम्मेदार कौन? ये सवाल अब पूरे स्वास्थ्य तंत्र के सामने खड़े हैं, क्योंकि अस्पताल में स्प्लिंट और जरूरी चिकित्सा सामग्री की जगह कार्टन का इस्तेमाल क्यों किया गया? और जब यही सवाल सिविल सर्जन से पूछा गया तो लापरवाही की जिम्मेदारी लेने के बजाय हालात का हवाला देकर अपनी खामियों पर पर्दा डालते नजर आए। कि तत्काल उसको रेफरल की व्यवस्था है और मरीज दर्द से छटपटा रहा है, तो जो भी सामने नजर आता है उससे उसका इमोबिलाइजेशन किया जाता है। उसके लिए कोई वस्तु अलग से निर्धारित नहीं है, लेकिन प्लान्ड वे में अगर किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही फ्लैग दिया जाता है कि उसका इमोबिलाइजेशन है। मतलब आपने मान लिया कि आपके अस्पताल में प्लास्टर की व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए इलाज नहीं, मजबूरी का इंतजाम हुआ, जो अब सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या यही है स्वास्थ्य व्यवस्था? क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी या जांच सिर्फ कागजों तक सिमट कर रह जाएगी? अगर ऐसा होगा तो आगे चलकर जवाब देना भारी पड़ेगा, क्योंकि सवाल उस भरोसे का है जिसके सहारे आम आदमी सरकारी अस्पताल का दरवाजा खटखटाता है। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
बड़ी खबर बगहा से, जहां भारत नेपाल सीमा पर विवादित सुस्ताव इलाके में गतिरोध बढ़ गया है और सीमा पर सुरक्षा में तैनात एसएसबी के जवानों के साथ नेपाली नागरिकों ने दुर्व्यवहार किया है। इतना ही नहीं, एसएसबी की गश्ती टीम पर पथराव का भी मामला सामने आया। इस मामले में एसएसबी के आवेदन पर 150 से तकरीबन 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ वाल्मीकि नगर थाने में केस दर्ज किया गया है। एसएसबी का यह भी आरोप है कि भारतीय सीमा क्षेत्र में मिट्टी का बांध आगे बढ़ाने का विरोध करने पर नेपाली नागरिकों ने जवानों पर पथराव कर दिया। एसएसबी का यह भी कहना कि 31 जुलाई को ही भारत और नेपाल के सुरक्षा अधिकारियों के बीच यथा स्थिति को बनाए रखने और बांध को आगे न बढ़ाने पर सहमति बन चुकी थी। बावजूद इसके बांध का निर्माण फिर से शुरू कर दिया गया, जिसका विरोध करने पर बड़ी संख्या में नेपाली नागरिक लाठी, डंडे और पत्थर लेकर पहुंच गए। जवानों के साथ गाली गलौज शुरू किया गया और इसी दौरान नेपाली नागरिकों ने वापस लौट रहे एसएसबी जवानों पर देखिए कैसे लाठी, डंडे और पत्थर से हमला कर दिया। हालांकि अब तक इस घटना में किसी जवान के घायल होने की खबर नहीं है। ईओ विमल हत्याकांड में एसआईटी की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया है। एसआईटी की जांच में आरोपी ड्राइवर का कबूलनामा अब सामने आ चुका है। ड्राइवर ने यह कहा कि छुट्टी और व्यवहार इसे लेकर ईओ से विवाद चल रहा था। डिहरी से पटना जाने के दौरान दोनों के बीच इसी को लेकर बहस होती है। गुस्से में ड्राइवर ने ईओ पर रॉड से हमला कर दिया। सिर पर वार से ईओ विमल कुमार बेहोश हो गए। बेहोश ईओ विमल कुमार पर चढ़ा दी जाती है गाड़ी को ही और ईओ विमल को सड़क के किनारे गड्ढे में इसने डाल दिया। आरोपी ड्राइवर मिथिलेश कुमार की गिरफ्तारी उसी दिन हो गई थी। बारुण थाने में इसे लेकर अब दर्ज भी है मामला और अब ये बड़ी जानकारी कबूलनामे के तौर पर सामने आती हुई। अगली खबर बगहा से आ रही है, जहां रामनगर के दोन इलाके में पहाड़ी नदियां कहर बरपा रही हैं। बारिश के बाद पहाड़ी नदी हरहा के जलस्तर में वृद्धि के बाद नदी पार कर रहा एक बच्चा इसमें डूब गया, जिसे अब तलाशा जा रहा है। नौरंगिया दून पंचायत में सिंघा दहवा और जमुनिया टोला में पहाड़ी नदी का पानी गांव में घुसकर तबाही मचा रहा है। पश्चिम चंपारण के 2 पंचायतों के 22 गांव इन पहाड़ी नदियों के उफान के बाद से मुख्यालय से संपर्क अब टूट चुका है इनका। इस बीच जरूरतमंद लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं, जिससे आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। गंडक नदी के जलस्तर बढ़ने से नदी के किनारे बसे गांव में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। चकदहवा और झंडू टोला गांव में नदी का पानी घुसने से जनजीवन प्रभावित हो चुका है। ग्रामीण अब सुरक्षित स्थानों की ओर जाने की तैयारी में जुट गए हैं। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से फिलहाल करीब 1,70,000 क्यूसेक पानी को छोड़ा जा रहा है, जिससे गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इसका असर नदी के किनारे बसे गांव में साफ नजर आता है, जहां बाढ़ का पानी आबादी तक पहुंच गया। पानी घुसने से गांव का संपर्क मुख्यालय से टूट रहा है, प्रभावित हो रहे हैं लोग। यहां के हालात को देखते हुए ग्रामीण जरूरी सामान समेटकर सुरक्षित स्थानों पर जाने की तैयारी में जुट गए हैं। प्रशासन की स्थिति पर हालांकि नजर बनी हुई है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। वहीं बड़ी खबर पटना से आ रही है। ट्रक और ऑटो के बीच जोरदार टक्कर हो गई है। हादसे में ऑटो सवार मां और बेटे की मौत हो गई। परिवार के 3 सदस्य गंभीर रूप से घायल बताए जाते हैं, जिन्हें प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। गौरीचक के जमालपुर की सुलेखा देवी, पचरुखिया के सैदनपुर गांव में यह हादसा और तस्वीरें देखी किस तरीके से यहां पर गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और 2 लोगों की मौत हो जाती है। 3 लोग परिवार के अन्य जो हैं वो जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज इस वक्त जारी है।